विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। जिक्र चल रहा है जी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। चीजें टेक्निकल हैं, थोड़ी मुश्किल भी हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हार्ड वर्क कपल्ड विद स्मार्ट वर्क, दोनों चीजें मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना देती हैं जो आपकी सफलता की गारंटी देती है। हाँ, गारंटी किस तरह से? यदि आप बेहतर तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो नोट्स आप बनाते हैं आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपीज आप प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ही बढ़िया है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से, है ना। आप जानते हैं भाई, आजकल बहुत से बच्चों को आदत है अलग अलग सोशल मीडिया पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, टेलीग्राम पे या कहीं भी, और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लडेड है और आप वो फॉलो करने लग जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हमारी बायजूस की टीम के द्वारा तैयार किए गए जो बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, राइट। बिकॉज उसके अंदर टीचर्स का अपना कई वर्षों का बेहतरीन अनुभव है उसके पीछे। चलिए, कागज कलम तैयार रखिएगा, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग भी होंगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए के ऊपर जो लिखी हुई कोडेड लैंग्वेज है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बन जाती है, वो हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। फिर ट्रांसलेशन होगा, है ना। वो जो इबारत लिखी है, वो जो बातें लिखी हैं, वो किस प्रकार से सेल समझ पाता है कि डीएनए क्या कहना चाह रहा है, वो ट्रांसलेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे वो कोडॉन्स जो हैं अमीनो एसिड्स बना देते हैं, क्या रोल है राइबोसोम्स का, क्या रोल है ट्रांसफर आरएनए का, ये सब चीजें हम अपने आज के इस सेशन में समझेंगे। इत्मीनान से, आराम से, पीछे की बातें रिवाइज भी करवाता जाऊंगा आपको, राइट। जितना पीछे पढ़ा है हमने वो भी रिवाइज करेंगे कि भाई प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या है, वो भी मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छी उमंग, इस उम्मीद के साथ कि ये सेशन हमारे लिए लाभदायक हो, हमें सारी चीजें समझ आए, एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना बड़ा आवश्यक है। किसी से कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए विनम्रता होना बड़ा जरूरी। चलो, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एक शब्द आपके सामने लिखा है, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है ये कंसेप्ट? एक वैज्ञानिक का नाम जो आपको याद रखना है, इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों के नाम आपको बता चुका हूं जेनेटिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। जिक्र करेंगे फ्रांसिस क्रिक का। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है जी, इन्होंने प्रपोज किया। क्या है ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? हेडिंग दे लिया ना आपने, सेंट्रल डॉग्मा, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डॉग्मा वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। So, according to central dogma of molecular biology, DNA forms RNA, RNA forms the functional product। क्या फंक्शनल प्रोडक्ट? यानी प्रोटीन्स। ठीक है जी। सो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, यही जीवन की बेसिक कहानी है। एक सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों चीजें आ जाती हैं। बिल्डिंग अप प्रोसेसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेसेस, you know what is metabolism, the sum total of all the biochemical reactions which are happening in a cell, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नाउ, डीएनए जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में है,
गुणसूत्र जो हैं किससे बने हैं? क्रोमोसोम्स में डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अपने आप को रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है। रेप्लिकेशन की पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अनवाइंड करते हैं, हेलिकेस एंजाइम का रोल जाना था। एक स्ट्रैंड के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता है और दूसरे वाले में छोटे छोटे टुकड़ों पे बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिन्हें कहते हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा वो जोड़ दिए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में ये बात हमने जानी। ठीक है जी। सो रेप्लिकेशन से आप फेमिलियर है। प्राइमर बनता है ना रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं बनता। डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा जो दूसरा होता है उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या होगा अगर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए पॉलीमरेज ने अनवाइंड करे हैं और दोनों पर ही आरएनए बन जाए? तो रीजन पड़ा था ना, दोनों आरएनए आपस में जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। भाई वो किसी काम का नहीं है। प्रोटीन्स का निर्माण कैसे हो पाएगा? और मान लो वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में नहीं भी जुड़ते हैं, अलग रहते हैं, तो भी ये समस्या हो जाएगी कि एक आरएनए जो है वो अलग तरह का प्रोटीन बनाएगा, दूसरा आरएनए अलग तरह का प्रोटीन बनाएगा, तो हो गई ना गड़बड़। ठीक है जी। इसीलिए एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। बन गया जी आरएनए, और अब आरएनए का होना है ट्रांसलेशन और बनेंगे प्रोटीन्स। तो ये चीज आप इसी तरह से लिख लीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए, और आरएनए से ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन्स। ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल है। वो जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सेल उसे नहीं समझ सकता। समझ लीजिए वो एक ऐसी भाषा में है जिसका आपको ज्ञान नहीं है, तो उस भाषा को ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा ना। तो यही काम होगा सेल के साइटोप्लाज्म में, जो आज हम समझेंगे। राइट जी। ये सेंट्रल डॉग्मा का जो कंसेप्ट था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया। सो राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा ट्रांसलेशन। जैसे मान लो अभी मैं किसी अलग भाषा में बोलने लग जाऊं, है ना, सो बहुत से लोग वो नहीं समझ पाएंगे, तो आप कहेंगे कि भाई इसे ट्रांसलेट कीजिए। तो ऐसा ही कुछ है आरएनए की इस ट्रांसलेशन प्रक्रिया में। बढ़ते हैं जी आगे। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसलेशन को? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन्स का बनना। आप कहेंगे ये प्रोटीन्स पे ही एम्फेसिस क्यों दे रहे हम? बेटा प्रोटीन्स ही तो सेल का हार्डवेयर हैं। प्रोटीन्स ही तो एंजाइम्स की तरह काम करेंगे, और जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which speed up the rate of a biochemical reaction. कैसे? By lowering the amount of activation energy. What is activation energy? Energy which is required to start a reaction. Right जी? So इसीलिए emphasis हम दे रहे हैं कि जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं। ठीक है जी। प्रोटीन्स आर हार्डवेयर ऑफ द सेल। लिख लूं मैं ये बात? प्रोटीन्स आर हार्डवेयर। जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज है उन्हें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पता होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है सेल का? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द सॉफ्टवेयर ऑफ द सेल। प्रोटीन्स आर हार्डवेयर ऑफ द सेल। और प्रोटीन्स जो है यही तो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। हाँ एग्रीड, कुछ आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। तो ट्रांसलेशन आप समझ गए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। नाउ आरएनए जो है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के पता है आपको? यूरेसिल वाली बात खास ध्यान रखना। सवाल ये उठता है बेटा कि ये न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड कैसे बन जाएंगे? मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस है,
AUG, GCC, यही तो सीक्वेंस है ना, इन नाइट्रोजनस बेसिस जो है। द क्वेश्चन इज एमिनो एसिड्स कैसे बनेंगे इससे। एक और वैज्ञानिक, अब आप कहेंगे जी, जॉर्ज गैमो, इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई कैसे, ये क्या रिलेशनशिप है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में और एमिनो एसिड्स में। अब बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए। 20 अमीनो एसिड्स। व्हाट आर एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। जैसे एक दीवार आपको बनानी है तो ईंटों से मिलके बनती है, ब्रिक्स जो है, एक एक इंडिविजुअल ब्रिक जो है उसे अमीनो एसिड मान लीजिए, और वो जो दीवार बन गई है वो एक पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड्स। नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था 20 अमीनो एसिड्स दे एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो उन 20 अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है बेटा? दे आर कॉल्ड प्रोटीन अमीनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय जेनेटिक कोड। क्या नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी होते हैं? यस, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, यूरिया साइकिल में पढ़े थे ना। सो ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन आर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ऐसे रेयर अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ओ मिथाइल, एल टायरोसिन, एल होमोग्लूटामीन, सिलिनोसिस्टीन, और भी है, रेयर अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है जी। सो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन ये था कि आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपको याद होगा हमने नाइट्रोजनस बेसिस जो पढ़े हैं, गुआनिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, राइट? डीएनए की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ पे यूरेसिल लिखा है, ठीक है? आरएनए की बात हो रही है। सो इसका मतलब है ये जो 4 बेसिस हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है वो कोड कर रहा है इन 20 अमीनो एसिड्स के लिए। बेसिस 4, दैट इज गुआनिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन। 4 बेसिस और एमिनो एसिड्स हैं 20। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे जिससे ये 20 अमीनो एसिड हमें मिल रहे हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन है कि भाई AUG क्या बनाता है, देन ACU क्या बनाता है, UAC क्या बनाएगा, यही चीजें हमने देखनी है। और ये जो ट्रिपलेट हो जाता है ना बेसिस का, जैसे मैंने AUG कहा था, इसी को कोडॉन कहते हैं। समझेंगे सारी चीज, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा सा टेबल क्या आ गया जी हमारे सामने, से तो देख के डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए, आराम से समझिए। कॉपी पेन हाथ में है, बनाएंगे साथ साथ, डरना नहीं है। मैंने 1-2 बातें बता दी इसमें, बाकी का आप खुद ब खुद बना लोगे, ठीक है जी। सो ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे आप, सबसे ऊपर आप लिखेंगे UCAG, ऐसे ब्लॉक बना के लिखो UCAG। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखो UCAG, ठीक है जी। टॉप में लिख लिया UCAG, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक रो में लिख लिया UCAG। अब राइट हैंड साइड में ये लिखो ऐसे, जैसे ये U आपने इतनी जगह देकर के लिखा है ना, इतनी जगह में आपने U लिखा है, तो आप इतनी स्पेस में जितने में U लिखा था ना, इसके सामने फिर से 4 ये लिखो बेसिस, UCAG। करो ऐसा एक बार, टॉप में UCAG बड़े बड़े ब्लॉक्स में, लेफ्ट में UCAG, एंड राइट हैंड साइड में उतने स्पेस में जितने में आपने एक कंप्लीट U लिखा था उसके सामने UCAG, राइट? नाउ अब देख, अब 1 मिनट के लिए हम सिर्फ इस वाले ब्लॉक पे फोकस करते हैं। इसमें ये जो 3 अल्फाबेट्स का हमने एक सीक्वेंस लिखा है, इस ब्लॉक पे फोकस करना सिर्फ, राइट? ये हमने कैसे लिखा, कैसे बने हैं ये कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, हमने पहले, मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, यहां से पकड़ा ये U और यहां से पकड़ा ये U। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले 2, यहाँ पे ट्रिपल U देखिए, ये U दिख रहा है, ट्रिपल U कैसे बना ये ट्रिपल U देखना।
ये वाला U और उसके बाद ये वाला U कॉम्बिनेशन, और फिर हमने यहां से ये वाला U लगा दिया। ठीक है जी, सारे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। 64 कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे देखो जरा गौर से। टॉप में UCAG, लेफ्ट हैंड साइड में UCAG, और फिर राइट में एक U के सामने ही UCAG, ऐसे ही नीचे भी हमने लिखा UCAG UCAG, ये लिख दिया। अब मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि कितने बेस्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं तीन तीन अक्षरों के, है ना। देखो जी, सो टॉप में यहां पे मैंने लिख दिया U एंड ये वाला U लेके ये हमारे पास बन गया ट्रिपल U। अब उसके बाद देखो फिर सेकंड में U और U हमने इस वाली रो और इस वाली रो से U रखा, और यहां से मैंने ले लिया C, तो बन गया UUC। नेक्स्ट देखिए, दो U तो है ही, UU, उसके बाद जो A है वो यहां वाला A आ गया, ये रहा A, UUA। उसके बाद UUG, तो ये रहा G। समझ आ रही है बात? UUU, उसके बाद UUC हो सकता है कॉम्बिनेशन, एक UUA हो सकता है, एक UUG हो सकता है। अब मैं आपको सेकंड बॉक्स का समझाता हूं, बाकी आप सब खुद लिख लेंगे। आप दो तीन चीजें समझ लीजिए, बाकी आप अपने आप आराम से बना लेंगे। यहां पे देखते हैं जी, इस बॉक्स में जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस है क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बेटा ये वाला, दिस इज UCU। तो ये रहा जी हमारा U जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड था, ये इसी U की बात हो रही है। और उसके बाद ये रहा C, UC, और फिर U ये जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो UCU। सेकंड क्या है जी, UCC। सेकंड इज UCC, थर्ड इज UCA, फोर्थ इज UCG। मतलब ये वाला U, ये वाला C, और यहां से आ गया G। ऐसा करके ही हम ये सारे बॉक्सेस को फिल कर लेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहां वाला बेस सबसे पहले रखना है U, उसके बाद जो टॉप में है उसका आ जाएगा साथ में, राइट जी, UU। और फिर जो हमने यहाँ राइट हैंड साइड में UCAG लिखा है उसका एक एक अल्फाबेट पकड़ते जाओ और कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। सिंपल। अब आप देखेंगे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। चलो देखते हैं जी कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। गौर से देखिएगा, ये वाले बॉक्स में टोटल कितने आ गए जी हमारे पास, चार ही है ना, 1 2 3 एंड 4। यहां पे 1 2 3 एंड 4, देन अगेन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चार बॉक्सेस हैं, टोटल चार बॉक्सेस बनाए ना हमने। ये एक बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड देन बॉक्स नंबर 4। चार है बॉक्सेस, और चारों में चार चार हमें कोडॉन्स लिख दिए हमने, तीन तीन बेसिस का एक कोडॉन बना। ठीक है, तो 4 इंटू 4 16। तो पहली वाली रो में हमारे पास 16 आ गए। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हमने बनाए 16 कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसा ही हम यहां पे भी देखेंगे, बॉक्स नंबर 1 ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड, और ये रहा 4। तो 4 गुणा 4 यानी 16 यहां पे हो जाएंगे। इसी तरह आप बाकी भी देख लीजिए, नीचे भी 16 और फिर से 16। तो टोटल कितने हो गए, 16 इंटू 4, दैट इज 64। अब आप समझ गए जी। ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेसिस जो हमने लिए थे 4 लिए, कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरह के जो पॉसिबल हो सकते हैं इन अल्फाबेट से, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल से। यही तो है चार, AGCU। इन चार नाइट्रोजनस बेसिस से जो मैं अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं वो 64। अमीनो एसिड्स कितने, अमीनो एसिड्स 20 है, तो 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। 64 कोडॉन्स, अमीनो एसिड्स 20। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स भी हो सकते हैं, या कुछ कोडॉन्स ऐसे हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे, या अमीनो एसिड बनाने के अलावा कुछ कर रहे हैं। यही है जेनेटिक कोड की कहानी। तो ये टेबल समझ आया ना सबको, और आप अपने आप बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का अमीनो एसिड आपको रटना होगा, जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई AUG किस लिए है, UAA किस लिए है। ओके, बड़ा समय लगा था ये पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने में, इतनी आसान नहीं है ये चीज। अलग अलग वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। सो माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां जरा गौर फरमाइएगा।
64 कॉम्बिनेशंस और 20 अमीनो एसिड्स। कॉम्बिनेशन ज्यादा है, अमीनो एसिड उसके कंपैरिजन में कम है। 3 बेसिस एक अमीनो एसिड बना रहे, 3 बेसिस, जैसे AUG दे आर फॉर्मिंग 1 अमीनो एसिड, UAA, ठीक है जी, GUA, 3 बेसिस और एक अमीनो एसिड। क्लियर है जी? राइट। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू दिस थिंग, और ज्यादा गहराई में जानते हैं कैसे डिस्कवरी हो पाई, अलग अलग वैज्ञानिकों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा कि वो नोबेल प्राइज के हकदार बने। जानते हैं उस खोज के बारे में और उन महान वैज्ञानिकों के नाम। सो योर हेडिंग इज डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड, हरगोबिंद खुराना, इंपॉर्टेंस, मार्शल नीरनबर्ग, सेवेरो ओकोआ। लिखिए तीनों नाम, हरगोबिंद खुराना का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 वैज्ञानिक, हरगोबिंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड सेवेरो ओकोआ। क्या रहा जी इनका कंट्रीब्यूशन? देखिए क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, अलग अलग देखते हैं। पहले देखो, एक बेसिक सी जो बात है कि एंजाइम टू पॉलीमराइज आरएनए चाहिए, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करा रहे तो एंजाइम चाहिए। इसमें योगदान रहा सेवेरो ओकोआ का, ओकोहा से भी आप याद रख सकते हैं। आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए विद नोन सीक्वेंस, यदि हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बना पाए विद अ नोन सीक्वेंस, तो हमें पता चल जाएगा कि वो आरएनए किस तरह का अमीनो एसिड बना रहा। पहले हमने खुद आरएनए बना लिया अपने जो है अपनी मर्जी के बेसिस के साथ। आरएनए का सीक्वेंस हमें पता है। सपोज मैं कहूं भैया मुझे सिर्फ यूरेसिल ही डाल, मैंने आर्टिफिशियल मीडियम में यूरेसिल डाला, राइट, यूरेसिल 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 वाला हमारे पास आरएनए तैयार हो गया। अब मैं देखूंगा ये सिर्फ जब यू 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 आता है तो कौन सा अमीनो एसिड बन, ऐसे ही मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ करके देख सकता हूं, है ना। सो आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए विद द नोन सीक्वेंस, इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है जी माननीय हरगोबिंद खुराना जी। देन जरूरी था सेल फ्री सिस्टम हो विद रिक्वायर्ड एंजाइम्स। एक सेल फ्री सिस्टम मतलब जहां पे सेल्स नहीं है, सेल फ्री सिस्टम है, एंजाइम्स मौजूद हैं, मटेरियल्स मौजूद हैं, और इसमें कंट्रीब्यूशन रहा मार्शल नीरनबर्ग का, राइट। सो आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं और अल्टीमेटली इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स डिकोड हुए। तीनों वैज्ञानिकों का अपना अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, राइट जी। एंजाइम टू पॉलीमराइज आरएनए सेवेरो ओकोआ, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए विद नोन सीक्वेंस, ये बात इंपॉर्टेंट है। हरगोबिंद खुराना पे क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया होता है और आपको वैज्ञानिक का नाम बताना होता है। सेल फ्री सिस्टम टू विद द रिक्वायर्ड एंजाइम्स मार्शल नीरनबर्ग। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था ना, अगर मैं एक आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए लेबोरेटरी में बना लूं जिसमें मैंने अपनी मनमर्जी का नाइट्रोजनस बेस डाला है, जैसे यहाँ पे सिर्फ यू 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 यू, कॉन्टिन्यूटी देखिए सब जगह यू यू दिख रहा है, यूरेसिल 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 यूरेसिल, सिर्फ यू। सो ये पॉली यू मैसेंजर आरएनए, ये एक ऐसा मैसेंजर आरएनए है जिसमें बहुत सारे यूरेसिल हैं। सो हमने देखा कि भाई ये कौन सा अमीनो एसिड बना देता है, ये एक ऐसी चेन बनाता है। जब इस तरह के मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो नतीजा जो है उसमें अमीनो एसिड PHE। कैन यू गेस व्हाट इज दिस PHE स्टैंड्स फॉर? अमीनो एसिड्स के नाम तो याद होंगे आपको बहुत सारे, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानीन। यस, यू गॉट इट, PHE इज फिनाइल एलानीन। तो हमें पता चल गया कि भाई यू 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 जब मैसेंजर आरएनए पे लिखा होता है तो सेल के अंदर जो एक अमीनो एसिड बन जाता है वो होता है फिनाइल एलानीन। तो ऐसा हम अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस लेकर के कर सकते हैं, एक के साथ या एक से ज्यादा बेसिस ले लो। मान लो मैंने यूजी 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 ये डाल दिया, 2 चीजें डाली, तो उसमें हम देखेंगे क्या नतीजा निकल रहा है। समझ आई बात? देखते हैं।
Nirenberg synthesized messenger RNA molecule consisting only of the nucleotide uracil. We called it poly-U because many uracil. He studied the resulting polypeptide chain and he found that it has only phenylalanine amino acid. Write down. phenylalanine किसका contribution? नीरनबर्ग का. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. खुराना, हरगोबिंद खुराना ने जेनरेट करा पॉली यूसी मैसेंजर आरएनए. इन्होंने कहा कि भाई यू के साथ जरा सी लगा के देखते हैं. यू सी देखिए कॉन्टिन्यूसली. तो ये एक ऐसा मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है जो पॉली यूसी एमआरएनए कहलाएगा. और जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो हमें दो तरह के अमीनो एसिड सीक्वेंस मिले. दो चीजें, SER-LEU. Can anyone guess what is this SER for and what is this LEU for? Serine. LEU is for leucine. एक बार सारे अमीनो एसिड्स के नाम आपको बता दूं मैं दोबारा. 20 के 20 अमीनो एसिड्स जब मैंने क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाए थे, मैंने तब भी आपसे कहा था इनको याद ज़रूर कर लेना. 12th में जेनेटिक्स में फिर से ये हम पढ़ेंगे. सो मैं एक बार बोल देता हूँ आपके लिए. ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, सिस्टीन, मीथियोनिन, प्रोलीन. बहुत सारे 20 हैं. ठीक है जी. सो रिवाइज जरूर कीजिएगा. रिवीजन इज द की टू सक्सेस. जिक्र कर रहे हैं हम हरगोबिंद खुराना का, जिन्होंने यू एंड सी मतलब यूरेसिल एंड साइटोसिन लेकर के पॉली यूसी मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बनाया, जिसका जब ट्रांसलेशन हुआ तो दो तरह के अमीनो एसिड मिल रहे हैं, सीरीन एंड ल्यूसीन. आफ्टर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जी ये सेंटेंस. आफ्टर ट्रांसलेशन दिस पॉली यूसी मैसेंजर आरएनए generated a polypeptide with alternating pattern of serine and leucine. चलो लिख लेते हैं. serine and leucine. ये कंट्रीब्यूशन है हरगोबिंद खुराना का. इससे पहले नीरनबर्ग का हमने पढ़ा. नीरनबर्ग ने क्या करा था देख लेते हैं जी एक बार. पॉली यू मैसेंजर आरएनए और नतीजा था फिनाइलएलानिन. और हरगोबिंद खुराना ने पॉली यूसी मैसेंजर आरएनए, नतीजा है दो अमीनो एसिड सीरीन एंड ल्यूसीन. ना हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नीरनबर्ग, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. अनडाउट ये लोग हकदार थे इस चीज का. इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन और इतनी इंट्रिकेट, इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, पूरी एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह था ये, है ना. मेडिकल साइंसेज में, जेनेटिक्स के फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी बात. ना अब हम ये जानते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक कोडॉन बना देते हैं, जैसे UUU, UUC, UUA, UUG. ये कोडॉन जो बन रहा है इसके कुछ खास फीचर्स होंगे. सो योर हेडिंग इज salient features of the genetic code. लिख लीजिए. salient features of the genetic code. नंबर 1, पहली बात है ट्रिपलेट कोडॉन. ट्रिपलेट 3 है ना. क्या है मतलब इस ट्रिपलेट कोडॉन का देखते हैं. 3 नाइट्रोजनस बेसिस आर फॉर्मिंग अ कोडॉन. 3 बेस, 4 नहीं 3 है, तो इसलिए हमने ट्रिपलेट कहा. क्या है जी वो ट्रिपलेट देखते हैं. आप देखिए मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस हमने यहाँ पे बनाया. GCU, इधर 5 प्राइम एंड है, इधर 3 प्राइम एंड. सो पहला है GCU बना रहा है जी एक अमीनो एसिड, हमने लिख दिया एलानीन. दूसरा ट्रिपलेट है ये वाला. ये 3 चीजें. GUU वैलीन बनता. याद नहीं रखना, डरिए नहीं. जो मेन याद रखने वाले होंगे मैं बता दूंगा. ट्रिपल ए, ये रहा ट्रिपल ए. LYS लाइसिन.
UCC ट्रिपलेट्स में आ रहे हैं ना। अच्छा, आप सोचोगे क्या ये बीच में टूटा होता है, क्या यहाँ पे कोई ब्रेक होता है, कोई पंक्चुएशन होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक पूरी कॉन्टिन्यूटी में है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ऐसे तीन तीन टुकड़ों में काट के दिखा दिया है। एक्चुअल में कोई कटा हुआ नहीं है, ये पूरा कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है बेटा। देन UAU टायरोसिन, GAA GLU, राइट जी। देन UCUSER सीरीन, ये जो लिखे हैं यहाँ पे ALA एलानीन, वैलीन, लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, है ना। देन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, सीरीन, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड के नाम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर याद हो जाएंगे। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड में सबसे पहली बात है कि कोडॉन ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, नॉन एम्बिगुअस। इंपॉर्टेंट, नॉन एम्बिगुअस से मतलब है वन कोडॉन ऑलवेज कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, राइट। एक कोडॉन हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कोई एम्बिग्विटी नहीं है यहाँ पे, राइट। किसी भी किस्म की क्लैरिटी है बिल्कुल इस बात। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कॉन्टिन्यूटी में। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे बीच बीच में से ट्रिपलेट टूटे हुए नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ऐसा कह दिया। ठीक है। अनदर सेलिएंट फीचर कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब देयर आर नो पंक्चुएशंस बिटवीन कोडॉन्स इन द मैसेंजर आरएनए। ये जो बीच में ऐसा हमें दिख रहा है ना कि क्या ऐसे टूटा होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है ऐसा। रियलिटी में ये चीज ऐसी है, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, और ये देखो ये कॉन्टिन्यूटी में बिल्कुल ऐसे पूरी कहानी। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम तीन तीन टुकड़ों में ऐसे ऐसे तोड़ के पढ़ते। ये AUG, तो आप ये देखिए ऊपर हमने AUG लिखा। GUA, तो आप इधर देख लीजिए ऊपर हमने GUA लिखा। इज इट क्लियर? सो कॉन्टिन्यूटी में है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ट्रिपलेट है कोडॉन। तीनों फीचर्स रिवाइज करा दी। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। व्हाट डज इट मीन? सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं, पर एक जो कोडॉन है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बना रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। सो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। वो नॉन एम्बिगुअस वाली बात जो है वो डीजेनरेट से कंफ्यूज मत कर जाना। डीजेनरेट का मतलब है सम अमीनो एसिड्स, कई ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं। ठीक है जी, पर एक पर्टिकुलर कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बना रहा है। सी GCA, GUC ने बनाया है आपके लिए जी वैलीन। दिख रहा है? GUC इज फॉर वैलीन। ये ऊपर है हमारे पास मैसेंजर RNA सीक्वेंस, ये नीचे है अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब देखना एक बदलाव करता हूं मैं। क्या बदलाव हुआ यहाँ पे? आपको कुछ दिखा? ये क्या चेंज हुआ है? ये कौन सी नई बात आ गई? यहाँ पे A आ गया। पीछे क्या था? लेट्स गो बैक। GUC, नतीजा वैलीन। वैलीन अमीनो एसिड बना GUC से। अगर मैं इस C की जगह A कर दूं, GUA कर दूं, देखो GUA कर देने से भी वैलीन। यही मतलब है some amino acids are coded by more than one codon. That means GUC, GUA ये दोनों ही बना रहे हैं कौन सा एमिनो एसिड? वैलीन। ये मतलब है degenerate कहने का। When you say that the genetic code is degenerate, this is what it means, right जी? Next, salient features में next feature है non overlapping. Codons do not overlap over each other, they are discrete. जैसे यहां पे हमने दिखा दिया ना कि ऐसी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, राइट। कोडॉन्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, बिल्कुल डिस्क्रीट है। लिख लीजिए नॉन ओवरलैपिंग है, कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप
दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स। जैसे ये ट्रिपलेट्स हमें दिखाएंगे, ये अलग हो गया, ये ऐसे है। सो GCU एलानीन, GUU अनदर अमीनो एसिड। इज इट क्लियर जी? ये जो डायग्राम पे हमने क्रॉस मार दिए ना ऐसे, ये एक तरह से हमने दिखाया था कि क्या ये ट्रिपलेट्स ओवरलैप कर रहे? नहीं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। नाउ स्टॉप सिग्नल होना भी जरूरी, रोक देना किसी चीज को, ट्रांसलेशन प्रक्रिया को रोक देना। अच्छा, हमने ये टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन में भी तो पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन याद कीजिए। वहां हमने पढ़ा था पहले इनिशिएशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, फिर टर्मिनेशन हो रहा है, स्टॉपेज हो रहा है। सो स्टॉप सिग्नल है। 3 codons do not code for any amino acid and hence they function as stop codons. 3 codons ऐसे हैं which do not code for any amino acid. What are they doing then? They are functioning as stop codons. ये हमने लिखा है यहाँ पे, can you see here? UAG हमने देखा, क्या हो गया जी? स्टॉप, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। ये ऊपर वाला सीक्वेंस हमारा कोडॉन्स का मैसेंजर आरएनए का है, ये अपने हिसाब से एक एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड बन रहा है, लेकिन ये कहानी जैसे ही UAG तक पहुंची, बस स्टॉप, अब रुक जाएगी वो चेन, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी? इज इट क्लियर? सेलियंट फीचर्स समझ आ गया आपको? नाउ वन मोर थिंग, डुअल नेचर हमें देखने को मिल रहा है एक जगह पे AUG में। AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड ऑल्सो फंक्शंस एज इनिशिएटर कोडॉन। AUG वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए। AUG कोडॉन जो है ये कौन से एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है? मिथियोनिन के लिए। AUG इज फॉर मिथियोनिन। लेकिन साथ के साथ ये AUG जो है एक काम और कर रहा है, इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएट कर देना किसी चीज को, प्रक्रिया को इनिशिएट करना। सो देखिए बेटा जी, AUG इनिशिएटर कोडॉन तो है ही और मिथियोनिन बनाता है। दोनों बातें कर रहे हैं ये। अब इसको वो एम्बिगुअस नॉन एम्बिगुअस वाली बात से मत कंफ्यूज होना। दो अलग अलग अमीनो एसिड तो नहीं बना रहा ना, दो काम जरूर कर रहा है अलग अलग, लेकिन दो अलग अलग अमीनो एसिड नहीं बना रहा। AUG मिथियोनिन बनाएगा और साथ के साथ इट इज फंक्शनिंग एज इनिशिएटर कोडॉन, राइट? अनदर salient feature, genetic code is universal. What is the meaning of this sentence? Universal. That means a codon codes for the same amino acid across all living organisms and viruses. जितने भी आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े, आपने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया पढ़े, सेल तो सब में है, DNA तो सब में ही है, राइट? RNA है। तो जो कोडॉन है, जब भी आप बात करेंगे उस ट्रिपलेट की, चाहे आप एक प्लांट में बात कर रहे हैं उस चीज की, चाहे आप एक एनिमल में बात कर रहे हैं, सेम कोडॉन जो है वो सेम अमीनो एसिड सब जगह बना रहा होगा। ये यूनिवर्सल नेचर है उसका, राइट? A codon codes for the same amino acid across all living organisms and even viruses. लेकिन थोड़ी सी एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रख लेना। वो क्या है जी एक्सेप्शन? इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट जब आप न्यूक्लियर DNA एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA को कंपेयर करते हैं। देखो DNA तो यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस में है और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी है ना? थोड़ा सा डिफरेंस जो आ जाता है, एक्सेप्शन क्या है, गौर फरमाइएगा। जब मैं न्यूक्लियर DNA की बात करता हूं, जब मैं न्यूक्लियर DNA की ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, तो AGA, AGG, ये दो हाईलाइट कर रखे ना रेड कलर के बॉक्स में है। AGG आर्जिनिन, उसके आगे ARG लिखा, मींस आर्जिनिन, देन AGG अगेन आर्जिनिन। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर DNA के लिए। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, वो जो टेबल हमने बनाई थी, याद है आपको? ये सब जो मैंने बताया था, UUU, UUC, UUA, UUG, ये देखो अब हर किसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड लिख दिया गया आगे है।
कुछ लोग ऐसा एफर्ट कर सकने से याद करने का, लेकिन जरूरत नहीं है, आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। UUU फिनाइल एलानीन है, UUC फिनाइल एलानीन है, देन UUA ल्यूसीन है, UUG भी ल्यूसीन है। उसके आगे भी आप देखेंगे सभी अमीनो एसिड्स की शॉर्ट फॉर्म्स और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन लिखा हुआ है। हम ये बात कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो है, कोडॉन्स जो है, ये यूनिवर्सल है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम कोडॉन जो है वो सेम तरह का ही अमीनो एसिड बनाएगा, लेकिन एक्सेप्शन आ जाती है जब आप न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हैं। मैं यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए का जिक्र कर रहा हूँ। न्यूक्लियर डीएनए में AGA, ये लिखा है AGA, आर्जिनिन, ठीक है जी, ये रहा आर्जिनिन, AGG अगेन आर्जिनिन। तो डिफरेंस कहाँ आ गया? अब इसी चीज को कंपेयर करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में AGA इज द स्टॉप सिग्नल, AGG इज द स्टॉप सिग्नल। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है जी, एक्सेप्शन। अदरवाइज कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप एक बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, वायरस के सेल की बात कर रहे हैं, कैलिफेंट के सेल की बात कर रहे हैं, किसी भी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के सेल की बात कर रहे हैं, तो जहां डीएनए है वहां मैसेंजर आरएनए है, जो कोडॉन है, वो ट्रिपलेट जो है वो सेम तरह का अमीनो एसिड बनाएगा। एक्सेप्शंस आ जाती हैं न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियर डीएनए में AGA जो है, जब न्यूक्लियर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो आर्जिनिन बन रहा है, AGG पे भी आर्जिनिन है, लेकिन यही चीज जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये स्टॉप सिग्नल की तरह काम करते हैं, AGA एंड AGG। क्लियर है ये बात ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। सो हमने बात करी है कि इस जेनेटिक कोड के विशेष फीचर्स क्या हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं जेनेटिक कोड के। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ट्रिपलेट कोडॉन, 3 नाइट्रोजनस बेसेस दे फॉर्म अ कोडॉन, जैसे AUG, UUU, UUC, UUA, ट्रिपलेट्स में है। पहली बात क्लियर। जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, मतलब some amino acids are coded by more than one codon, right? जैसे ल्यूसीन के लिए भी हमने देखे, जैसा अभी हमने आर्जिनिन के लिए भी देखा। नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स, कोई पंक्चुएशन भी नहीं है, कॉन्टिजियस। स्टॉप सिग्नल है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 कोडॉन्स do not code for any amino acid and they are functioning as stop codons. Dual nature, AUG के बारे में बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डुअल नेचर वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AUG इनिशिएटर कोडॉन है और मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। AUG इनिशिएटर कोडॉन है एंड मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, अभी अभी डिस्कस करा। अ कोडॉन कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड अक्रॉस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। एक्सेप्शन बता दी थी मैंने, वो न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाली। नॉन एम्बिगुअस, अ कोडॉन इज स्पेसिफिक टू ओनली वन अमीनो एसिड। AUG मिथ्योनिन ही बनाएगा, AUG ल्यूसीन लाइसिन नहीं बनाएगा। ये बात अलग है कि AUG कोई दूसरा और काम कर सकता है, लेकिन अमीनो एसिड वो एक ही बनाएगा, राइट जी। Then there are no punctuations between codons. तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है हमें। ट्रिपलेट्स, degenerate, non overlapping, stop signal, dual nature, universal, non ambiguous, contiguous। लिख लिया सबने, कंप्लीट ऐसा एज इट इज टेबल बना लिया है ना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट, ये सेलियंट फीचर्स जो है जेनेटिक कोड के, यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन से वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड की इस चीज का रहस्य बताने के लिए? निरनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना, राइट, जिन्होंने की एक आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बनाया, याद है ना, पॉली यू मैसेंजर आरएनए एंड देन यूसी वाला। वेरी गुड, समझ आ रही है चीजें, जेनेटिक्स की कितनी गहराइयों तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, नाउ हाउ टू रीड दिस मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस। एक सेल के पास डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और फिर वो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड यूकैरियोट्स के केस में प्रोसेसिंग भी होता है, याद है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस।
क्या क्या थी मॉडिफिकेशंस? स्प्लाइसिंग, लाइगेशन, कैपिंग, टेलिंग। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो गई, परंतु सवाल ये उठता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी हुई जो कहानी है वो प्रोटीन्स में कैसे बदलेगी? है एक सेल के साइटोप्लाज्म में कहां से अमीनो एसिड को कैसे पता चल गया भाई हम क्या करें? मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड आ गए तो अमीनो एसिड भागते भागते आ जाएंगे वहां पे, चलो चलो भाई मैसेंजर आरएनए तुम एक मैसेज लेके आए हो, तुम्हारे पास AUG लिखा है तो मिथ्योनिन कहेगा चलो जी मैं आ गया, है ना? तुम्हारे पास UUU लिखा है, चलो जी ल्यूसीन कहेगा मैं आ गया। ऐसा नहीं है। सेल के साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड इधर उधर पड़े हुए नॉन एक्टिव है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भैया अब हमें जाके जुड़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, राइबोसोम्स ने आना है वहां पे? तो सुनो, रीडिंग द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस, एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपने पहले कि मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस रीड कैसे होता है और कहां से होता है। पहला रूल, मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस is always read in triplets starting with AUG. Why AUG? Starting codon, AUG इनिशिएटर कोडॉन, मिथ्योनिन के लिए भी है। तो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड को जब हमने रीड करना है, सो बेटा देखो आपका कि शुरू तो जी से हो रहा था, इससे कोई मतलब नहीं, जी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जी सी, जहां पे AUG कॉम्बिनेशन आ जाएगा कहानी शुरू वहां से होगी। सो देखो जी ये कहानी AUG से शुरू होगी, ये रहा जी AUG इनिशिएटर कोडॉन, और उसके बाद आगे 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 बढ़ते जाइए तीन 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 के ये टुकड़े लेकर के। Way of dividing the nucleotides in consecutive non-overlapping triplet is called the reading frame. तो ये रीडिंग फ्रेम है जो कि AUG से शुरू होगा क्योंकि वो इनिशिएटर कोडॉन है और वो मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है, राइट जी? सो दिस इज व्हाट इज द रीडिंग फ्रेम। रूल 1 क्लियर हो गया आपको? रूल 2 कहता है मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस इज ऑलवेज रेड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही चलेगी वो चीज, ये सेकेंड रूल है, और AUG से शुरू होगी ना। क्या मैसेंजर आरएनए अकेला सक्षम है साइटोप्लाज्म में आया और राइबोसोम्स को कहा भैया आ जाओ चलो प्रोटीन्स बनाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ऐसी चीज यहां पे मदद के लिए चाहिए, कौन सी चीज? व्हाट हेल्प्स टू कन्वर्ट मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स यूजिंग द जेनेटिक कोड। कोई मददगार चीज यहां पे होगी जो कहेगी ठीक है मैसेंजर आरएनए तुम आ गए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए अलग अलग अमीनो एसिड को बुला के लाता हूं और अमीनो एसिड को तुम्हें पकड़ाऊंगा, चलो भैया अमीनो एसिड अब जुड़ो और प्रोटीन बनाओ। व्हाट इज दैट थिंग विच इज हेल्पिंग to convert messenger RNA to proteins? That thing is tRNA. RNA के टाइप्स याद है? ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA। तो ट्रांसफर RNA का अब आया जी इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल। ट्रांसफर RNA क्या करता है जी? पहले भी जान चुके थे, फिर से देखते हैं। कैरीज द करेक्ट अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये कहेगा रुको मैं अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता हूं, साइटोप्लाज्म के उस कोने में अमीनो एसिड पड़ा हुआ है, मैं लेकर के आता हूं उसे। कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है? लेकिन पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? वो तो कोडॉन्स के हिसाब से होगा, वो भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहला तो AUG मिथ्योनिन होना चाहिए भैया, इनिशिएशन तो वहीं से होना, ठीक है जी। सो इट कैरीज द करेक्ट अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पहला काम ट्रांसफर आरएनए का। दूसरा ट्रांसफर आरएनए का फीचर क्या है? स्मॉलेस्ट अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तीनों तरह के आरएनए में से सबसे छोटा कौन है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए? सो इट इज tRNA। पहले प्रीवियसली इट वाज नोन एज sRNA, सॉल्युबल आरएनए, बिकॉज ये सोडियम क्लोराइड में सॉल्युबल है, तो इसको सॉल्युबल आरएनए भी कह दे, राइट जी? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? थोड़ा बहुत मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। tRNA का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड L शेप्ड है, दिख रहा है आपको? ये इन्वर्टेड L शेप्ड 3D स्ट्रक्चर, ये रहा जी 3 प्राइम एंड, ये रहा जी 5 प्राइम एंड, ऐसे ऐसे करके है, राइट जी? इन्वर्टेड L शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कह देते हैं।
tRNA is acting as an adapter molecule. Why adapter? यही तो अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाया और जहां पे मैसेंजर आरएनए था वहां पे आकर के इसने उन अमीनो एसिड्स को रखा और प्रोटीन्स का निर्माण शुरू हुआ। इसमें यहाँ पे देखिए ये ए हमने लिखा है ना ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में, अगर आप रफली बना पाए तो बेशक बना लीजिए। ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ट्रांसफर आरएनए के पास एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एक जगह से पकड़ लिया अमीनो एसिड, ओके। और उसके पास एक एंटी कोडॉन आर्म है। अभी एक नया शब्द आ गया, आप कहेंगे भैया ये एंटी कोडॉन क्या है? अभी तक तो हमने कोडॉन का जिक्र करा था। सो एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के पास जो है वही आकर के कोडॉन के साथ जुड़ेगा, कोडॉन एंटी कोडॉन, और साथ के साथ अमीनो एसिड आते जाएंगे, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक की तरह, राइट जी। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं। मैसेंजर आरएनए के पास तो है जी कोडॉन, ट्रांसफर आरएनए के पास है एंटी कोडॉन। अगर मैं कहूं कोडॉन AUG तो AUG का एंटी क्या हो जाएगा? इट विल बी UAC। AU के लिए UA और G के लिए C, तो ये रहा उसका एंटी कोडॉन। ट्रांसफर आरएनए किस प्रकार से अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है मैसेंजर आरएनए के पास, और कैसे फिर एक एक अमीनो एसिड जुड़ता जाता है और प्रोटीन का निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये प्रक्रिया हम अगले सेशन में समझेंगे। इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, लेकिन हमने सिंप्लीफाइड वे में इन ब्यूटीफुल स्लाइड्स के जरिए आप तक ये पहुंचाई। इसे याद रखना, याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। इसे याद रखना और जब पूछा जाए सवाल तो उसका जवाब देना, ये जिम्मेदारी आपकी है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स जितना हो सके, लेकिन मेहनत अब आपको खुद करनी है। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, फिर आज का सेशन वाइंड करते हैं जी। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर मैंने कहा, इसके पास एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये रहा जी पहला, कौन सा होगा? इनिशिएशन वाला, मिथ्योनिन, MET लिख दिया ना। अब अगर मैं ये कहूं कि AUG है मैसेंजर आरएनए के पास, AUG इज कोडिंग फॉर व्हाट? मिथ्योनिन। मैसेंजर आरएनए पे लिखा है AUG, तो ये मैसेंजर आरएनए कहता है भैया मिथ्योनिन लेकर के आओ, इनिशिएटर कोडॉन। ट्रांसफर आरएनए कहेगा ठीक है, मैं मिथ्योनिन पकड़ के ला रहा हूं, तुम्हारे AUG जो कोडॉन है उसके लिए मेरे पास एंटी कोडॉन है, तो ये कोडॉन और एंटी कोडॉन मिले और तभी ये अमीनो एसिड वहां पे पहुंचा, राइट जी। सो आप देख सकते हैं ये UAC है और ये इधर AUG है। AUG जो सीक्वेंस है मिथ्योनिन के लिए है। ट्रांसफर आरएनए ने कहा मैं मिथ्योनिन लेके आ रहा हूं, लेकिन AUG जो कोडॉन है उसके लिए ट्रांसफर आरएनए के पास ये रहा जी एंटी कोडॉन UAG, ये उसकी एंटी कोडॉन आर्म। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में और बेहतरीन स्लाइड्स के साथ और बढ़िया तरीके से हम आगे प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, यू हैव गॉट सो मच ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। इसे रिटेन करना अब आप पे है। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है बेटा। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।